Hello my dear students, how are you? I expect that your studies are going on very well. I am Dr. Megwal, PGT Economics, and I am here because I love to teach economics. Today class 11th, subject statistics for economics. Students, in our previous class we have studied the first chapter, that is the introduction to statistics, and today we will start the second chapter, that is collection of data, in which we will study the topic types of data. So let's start the topic types of data. First we should know what is data. Economic facts that in terms of numbers or information which can be expressed in numbers. डेटा को हिंदी में आंकड़े बोलते हैं, और जब हम कोई सर्वे कंडक्ट करते हैं तो उस सर्वे से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस इंफॉर्मेशन को हम न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उसको टेबल के रूप में लिखते हैं और उस इंफॉर्मेशन को आगे हमारे किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन जो हमें नंबर्स के रूप में मिली है, फिर हम उसका एवरेज निकालते हैं, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो इस टाइप से उसका स्टैटिस्टिकल मेथड उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो आपको याद रखना है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि नंबर्स में हम शो करते हैं वो डेटा होती है। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, मान लो कि एक स्टूडेंट है, उसके इकोनॉमिक्स में 95 मार्क्स आते हैं, तो वो डेटा नहीं है, क्योंकि डेटा जो होते हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरी क्लास की इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें सभी बच्चों के मार्क्स अगर दिए हैं, एक लिस्ट होगी, तो वो हमारे लिए डेटा होगी, वो हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स होगी, क्योंकि हम उन नंबर्स का एवरेज निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कौन है, लोएस्ट कौन है, हम उन सब का कंपैरिजन कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स है या फिर डेटा है। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ डेटा, फर्स्ट दैट इज़ प्राइमरी डेटा एंड अनदर दैट इज़ सेकेंडरी डेटा। सो वी विल स्टडी about primary data and secondary data in details. First, primary data. First we will study about the definition of primary data and then definition of secondary data. So what is primary data? It refers to first hand original information collected by investigator himself, therefore more reliable. Secondary data. Secondary data, that means it refers to second hand information. It is collected by someone and used by investigator. तो हमने देखा प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होते हैं और वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है और इन्वेस्टिगेटर खुद उसको कलेक्ट करता है, इसलिए वो रिलायबल होते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कलेक्ट किए हुए होते हैं, इन्वेस्टिगेटर खुद उसको कलेक्ट नहीं करता है, सिर्फ यूज़ करता है, इसलिए वो सेकेंडरी डेटा होते हैं और रिलायबल भी नहीं होते। अब आपको जानना है इन्वेस्टिगेटर कौन होता है। तो अब हमारे इस लेसन में इन्वेस्टिगेटर और रेस्पोंडेंट वर्ड बार बार आएगा। तो इन्वेस्टिगेटर वो व्यक्ति होता है जो सर्वे कंडक्ट करता है और किसी भी व्यक्ति से जिसके बारे में सर्वे करना है क्वेश्चन पूछता है, और रेस्पोंडेंट वो होता है जो उनके प्रश्नों का जवाब देता है, जो रिप्लाई करता है या फिर रेस्पॉन्स करता है, तो वो उसके लिए टर्म यूज होता है रेस्पोंडेंट। नाउ वी विल स्टडी दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, original information, and secondary data is the second hand information. Primary data, original data collected by investigator. प्राइमरी डेटा को इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है, एंड सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड नॉट ओरिजिनल, सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल
नहीं होते हैं, दे आर नॉट ओरिजिनल। प्राइमरी डेटा ऑलवेज कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के पीछे एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है, जो हमारा सर्वे का जो उद्देश्य होता है उसके अनुसार हम डेटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा जो होते हैं उसका कोई स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं होता है, वो किसी दूसरे पर्पज़ के लिए पहले से कलेक्ट किए हुए होते हैं, ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज़। प्राइमरी डेटा आर मोर एक्सपेंसिव एंड सेकेंडरी डेटा आर लेस एक्सपेंसिव। प्राइमरी डेटा में ज़्यादा खर्चा आता है और सेकेंडरी डेटा में खर्चा कम आता है, क्योंकि वो पहले से किसी के द्वारा कलेक्ट किए हुए होते हैं, उसी को हम यूज़ करते हैं। प्राइमरी डेटा में टाइम भी ज़्यादा लगता है कलेक्शन में, और सेकेंडरी डेटा पहले से कलेक्ट किए हुए होते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी डेटा टाइम और मनी के हिसाब से कॉस्टली होते हैं, और सेकेंडरी डेटा जो होते हैं टाइम और मनी के हिसाब से कॉस्टली नहीं होते हैं, कम टाइम लगता है और पैसे भी उसमें कम लगते हैं। सेकेंडरी डेटा के मुख्य रूप से दो सोर्स होते हैं, एक पब्लिश्ड सोर्सेज और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। अगर किसी डिपार्टमेंट में हम जाते हैं और उस डिपार्टमेंट के द्वारा पहले से कलेक्ट की गई इन्फॉर्मेशन को हम उनके रजिस्टर से या फिर उनके रिकॉर्ड से देख कर के हम कोई इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, तो वो अनपब्लिश्ड डेटा होता है। और पब्लिश्ड डेटा वो होता है जो कोई गवर्नमेंट या फिर कोई डिपार्टमेंट या कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, और कोई भी डिपार्टमेंट जैसे कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, तो उनके द्वारा कोई भी मैगज़ीन अगर प्रकाशित होती है या फिर न्यूज़पेपर में वो अगर डेटा पब्लिश करते हैं तो वो हमारे पब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा होते हैं। सेकेंडरी डेटा जनरली हम मैगज़ीन से, न्यूज़पेपर से कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी डेटा जनरली आजकल के टाइम में हम इंटरनेट से भी ले सकते हैं और टीवी के माध्यम से भी हमें सेकेंडरी डेटा अवेलेबल हो जाता है, और सोशल मीडिया जो आजकल बहुत कुछ प्रचलन में है तो वहाँ से भी हमें सेकेंडरी डेटा मिलते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर एट्सेट्रा। तो आपको ध्यान रखना है सेकेंडरी डेटा के मुख्य रूप से दो सोर्सेज, published sources and unpublished sources. Now we will study about questionnaire. Questionnaire is a list of questions with space for answers. Questionnaire एक क्वेश्चंस की लिस्ट होती है जिसमें आंसर लिखने के लिए स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई इन्वेस्टिगेटर पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से खुद किसी व्यक्ति के पास जाकर के सर्वे करता है तो वो खुद उससे उस क्वेश्चनर से क्वेश्चन पूछेगा, और जैसा रेस्पोंडेंट आंसर देगा उस क्वेश्चनर में जहाँ पे उसको स्पेस प्रोवाइड किया गया है वहाँ पे नोट करेगा। और अगर मान लो वह व्यक्ति के पास में पर्सनली जाकर के नहीं मिल सकता है तो वो क्वेश्चनर को मेल के माध्यम से भी भेज सकता है, और रेस्पोंडेंट को जब मेल प्राप्त हो जाएगा तब क्वेश्चनर में क्वेश्चन को देख करके उसमें जो जगह प्रोवाइड की गई है उसमें वो अपना आंसर लिखेगा और उसको वापस भेज देगा। तो इस टाइप से क्वेश्चनर जो होती है वो क्वेश्चंस की लिस्ट होती है। पायलट सर्वे, ट्राई आउट ऑफ द क्वेश्चनर ऑन अ स्मॉल ग्रुप टू फाइंड इट्स शॉर्टकमिंग्स। जब एक बार हम क्वेश्चनर तैयार कर देते हैं तो रियल सर्वे करने से पहले हम एक रिहर्सल करते हैं कि हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग क्वेश्चनर प्रिपेयर हुई या नहीं हुई। तो हम एक स्मॉल ग्रुप से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और फिर उसका जो रिजल्ट निकलेगा उसके अनुसार हम उसमें अगर किसी प्रकार की कोई कमी है तो हम अपने क्वेश्चनर में चेंज करेंगे, अपने सर्वे की स्टाइल को भी चेंज करेंगे। तो पायलट सर्वे एक प्रकार का ट्राई आउट सर्वे होता है जो रियल सर्वे से पहले किया जाता है। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनर, एक अच्छी क्वेश्चनर की क्या क्या विशेषता होती है, जिसके अंदर पहला पॉइंट है अ कवरिंग लेटर विथ ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ सर्वे। क्वेश्चनर प्रोवाइड करने से पहले उसके साथ में एक कवरिंग लेटर भी होना चाहिए जिसमें उस सर्वे का क्या उद्देश्य है, किस पर्पज़ के लिए हम सर्वे कर रहे हैं, तो वो उसमें क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए। और सर्वे कंडक्ट करने के बाद में इसका क्या यूज होगा, किस टाइप से
हमारे वेलफेयर के लिए या फिर सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए वो सर्वे यूज़फुल होगा, और गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने के लिए वो सर्वे किस टाइप से यूज़फुल होगा, इस टाइप का पूरा स्कोप उस कवरिंग लेटर में दिया हुआ होना चाहिए। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ दैट मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चनर में जहाँ तक हो सके कम से कम क्वेश्चन ऐड करने चाहिए, ताकि जो रेस्पोंडेंट है उसको किसी प्रकार की बोरियत फीलिंग्स नहीं हो और वो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर ठीक तरीके से दे सके। और इतने कम क्वेश्चन भी नहीं होने चाहिए कि हमारे सर्वे की इन्फॉर्मेशन पूरी हमें नहीं मिले, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सर्वे की इन्फॉर्मेशन भी पूरी मिल जाए और कम से कम क्वेश्चन में हमारा सर्वे कंप्लीट हो जाए। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ दैट अवॉइड पर्सनल क्वेश्चंस। अगर हम सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं तो हमें उसकी किसी भी व्यक्ति की लाइफ के बारे में पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही क्वेश्चन पूछने चाहिए। जैसे कि अगर मान लो आप सर्वे कंडक्ट करते हो और आपको लिटरेसी रेट पता करने के लिए आपको किसी भी व्यक्ति की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी है, आपको पता करना है कि वो पर्सन लिटरेट है या इलिटरेट है, तो सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछना है कि आपने कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की है, तो वो बताएगा मैंने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, तो फिर आप उसमें अपना उसका रेस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। अब उससे अननेसेसरी क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे कि तुमने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई क्यों की, क्या तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब थी, या फिर तुम पढ़ने में कमज़ोर थे, या फिर तुम्हारे गांव के पास में नज़दीक में कोई स्कूल नहीं था, या फिर पढ़ने में तुम तो बहुत कमज़ोर होंगे इसलिए तुम्हारे पापा ने तुम्हें पढ़ाया नहीं होगा, या टीचर ने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया होगा। तो इस टाइप की फालतू की रद्दी बातें बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन शुड बी क्लियर एंड सिंपल। जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, एम्बिग्यूअस क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि रेस्पोंडेंट उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सके। और आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ना है, मतलब कि पहले सिंपल क्वेश्चन पूछने हैं, फिर आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन या फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछने हैं। सो फिफ्थ पॉइंट इज क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड। लॉजिकली अरेंज्ड का मतलब कि सिंपल क्वेश्चन पहले रखना है और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बाद में रखना है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपको प्रोसीड करना है ताकि रेस्पोंडेंट को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े और वो खुशी खुशी आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके। अगर हम सर्वे करने के लिए जा रहे हैं तो जाते ही सबसे पहले हम अपने सर्वे का पर्पस बताएंगे, फिर उनसे नाम पूछेंगे, फिर इसके बाद में हम उनके प्रोफेशन और उनकी इनकम के बारे में पूछेंगे। अगर हमने डायरेक्टली जाकर ये पूछा कि आपकी इनकम कितनी है तो फिर वो उसके लिए एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और फिर बाद में हम पूछेंगे कि आपका नाम क्या है। तो ये लॉजिकली अरेंज्ड नहीं है। क्वेश्चंस आपके क्वेश्चनर के अंदर जो दिए हुए हैं वो लॉजिकली अरेंज्ड होने चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ दैट इट शुड बी इन ब्रीफ। क्वेश्चनर को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है, उसको ब्रीफ में रखना है और शॉर्ट में आपको आंसर पूछना है और शॉर्ट में ही आपको उसका रेस्पॉन्स है वो नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन क्वेश्चनर वी शुड add the multiple choice question, so the survey there will be the uniformity in survey। सर्वे के अंदर यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछने चाहिए ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति अगर ट्रू फॉल्स है तो उसमें ट्रू या फॉल्स अपनी चॉइस दे सके, और अगर ऑब्जेक्टिव और ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD तो उसके अंदर A या B उसमें से कोई भी चूज़ कर सके, तो उसको क्वेश्चन का आंसर देने में किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी नहीं होगी और सभी लोगों से एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे और एक ही टाइप का रेस्पॉन्स होगा, तो हमारा सर्वे का प्रोसीजर जो है वो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 8, क्वेश्चन शुड बी अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेंट्स। जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं वो इन्फॉर्मेंट की नॉलेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर हम सर्वे करते हैं कि किसी विलेज में जा कर के और उस विलेज में कोई इलिटरेट पर्सन भी है तो हम उनसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
हमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछना है कि हमारा देश ब्रिटेन की तुलना में पीछे क्यों है, या फिर हमारे देश का डेवलपमेंट ब्रिटेन की तुलना में कम क्यों हुआ है, तो या फिर हमारे देश का सिस्टम कैसे वर्क करता है, डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है। तो इस टाइप से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम अगर किसी इलिटरेट पर्सन से पूछेंगे तो फिर वो नहीं बता पाएगा। और हमें उस सर्वे के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन हमें जब गेन करनी है तो इन्फॉर्मेंट से हमें सर्वे से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन उससे पूछने चाहिए, और वही क्वेश्चन पूछने चाहिए जो उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग है। सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस शुड बी गिवन। जब हम क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करते हैं तो उसमें नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देने हैं ताकि रेस्पोंडेंट उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके अपना सही रेस्पॉन्स दे सके, और जो इन्वेस्टिगेटर है उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही वो अपना सर्वे कंडक्ट करेगा, या फिर जब भी वो किसी से क्वेश्चन पूछेगा तो उनमें दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, तो सर्वे आसान हो जाएगा और यूनिफॉर्मिटी भी बनी रहेगी। तो इसलिए ये बात ज़रूरी है कि हम क्वेश्चनेयर के अंदर नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस को रखें। लेट्स नो हाउ मच हैव यू लर्नड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई प्राइमरी डेटा इज़ कंसिडर्ड बेटर देन सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा से प्राइमरी डेटा को बेहतर क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए रिलायबिलिटी, क्योंकि प्राइमरी डेटा ज़्यादा रिलायबल होते हैं। ऑप्शन बी डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि प्राइमरी डेटा से हमारी इच्छा अनुसार इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऑप्शन सी रेलेवेंट, ये हमारे टॉपिक या पर्पस से रेलेवेंट होता है, मिलता जुलता होता है। जो हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पर्पस के अनुरूप होता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसके अंदर सही ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि प्राइमरी डेटा जो होते हैं उनकी ये सभी करेक्टरिस्टिक्स होती है जो पॉइंट ए, बी और सी में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच डेटा इज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। कौन से डेटा ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है? ऑप्शन ए प्राइमरी डेटा, ऑप्शन बी सेकेंडरी डेटा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इन्वेस्टिगेटर खुद अगर डेटा कलेक्ट करता है तो वो प्राइमरी डेटा होते हैं, इसलिए ऑप्शन सही होगा ए प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट्स आर। ऑप्शन ए प्राइमरी डेटा, ऑप्शन बी सेकेंडरी डेटा, ऑप्शन सी सैंपल डेटा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अगर सेंसस रिपोर्ट जो पहले से कलेक्टेड डेटा है उससे हम रिलीजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन करते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, अ गुड क्वेश्चनेयर शुड हैव मिनिमम क्वेश्चंस, बी क्लियर, बी कंसाइज, ऑल ऑफ दीज। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है क्वेश्चनेयर की अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में। तो क्वेश्चनेयर में कम से कम क्वेश्चन होने चाहिए, ये बात भी सही है। क्वेश्चनेयर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ये बात भी क्लियर है, सही है। बी कंसाइज, मतलब कि क्वेश्चनेयर के अंदर कम से कम प्रश्नों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जानी चाहिए, ब्रीफ में हमें बहुत सारी जानकारी मिल जानी चाहिए। तो ये भी एक क्वेश्चनेयर की गुड क्वालिटी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच टाइप ऑफ डेटा आर कलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पर्पज़। कौन से डेटा एक डेफिनेट पर्पज़ से के लिए कलेक्ट किए जाते हैं, एक निश्चित उद्देश्य के लिए कलेक्ट किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्राइमरी डेटा, क्योंकि प्राइमरी डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं वो अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ डेटा इन्वॉल्व्स लेस टाइम एंड इज़ लेस एक्सपेंसिव। कौन से टाइप के डेटा होते हैं जो इसमें कम से कम टाइम लगता है और खर्च भी कम आता है? तो ऐसे डेटा सेकेंडरी डेटा होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमें सर्वे कंडक्ट नहीं करना है, हम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज से पहले से कलेक्ट किए हुए डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमारे सेकेंडरी डेटा होते हैं जिसमें कम टाइम लगता है और खर्च भी कम आता है। There are some questions for homework. First question is that what is pilot survey? Second, distinguish between primary data and secondary data.
Which data is more reliable and why? Question number 3. What do you mean by questionnaire? State 5 principles which should be followed while drafting a good questionnaire. तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के हिसाब से भी, और आपके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए इन क्वेश्चंस को करना ज़रूरी है। Students, in our previous class we have studied about the two major sources of data which are primary data and secondary data, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी डेटा पहले से कलेक्ट किए हुए होते हैं जिसको पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो किसी और पर्पज़ के लिए पहले से कलेक्टेड होते हैं और उसको हम अपने सर्वे के लिए यूज़ करते हैं। तो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का कोई मोड हमें यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्राइमरी डेटा को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, कौन कौन से ऐसे तरीके होंगे जिसकी मदद से हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। बच्चों, हमने अपने प्रीवियस लेसन में यह भी पढ़ा कि एक अच्छी क्वेश्चनेयर की क्या क्या गुड क्वालिटीज़ होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, इन विच फर्स्ट मोड ऑफ डेटा कलेक्शन इज डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, in which data is personally collected by the interviewer। जो इन्वेस्टिगेटर होता है, इंटरव्यूअर होता है, मतलब सर्वे करने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति का सर्वे करना है उस व्यक्ति के पास जा कर के पर्सनली डेटा कलेक्ट करेगा, पर्सनली उनसे क्वेश्चन पूछेगा और फिर अपना जो उसका जो रेस्पॉन्स होगा वो अपने रिकॉर्ड में नोट करेगा। सेकेंड मेथड, मेलिंग क्वेश्चनेयर मेथड, in which data is collected through questionnaire, and questionnaire is the list of questions mailed to informant। जो जिस व्यक्ति का सर्वे करना है उस व्यक्ति के पास में क्वेश्चनेयर बाई पोस्ट भेज दी जाएगी और बाई पोस्ट वो क्वेश्चनेयर को फिल करके इंटरव्यूअर के पास में भेज देगा। इन्फॉर्मेंट वापस क्वेश्चनेयर को फिल करके इन्वेस्टिगेटर के पास में बाई पोस्ट भेज देगा। तो इस प्रकार का मेथड मेलिंग क्वेश्चनेयर मेथड होता है। इस मेथड में थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड जो है टेलीफोनिक इंटरव्यूज। डेटा इज कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन विद द इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटर। जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन करता है या फिर जो व्यक्ति इंटरव्यू लेता है, मतलब कि सर्वे कंडक्ट करने वाला व्यक्ति। सर्वे कंडक्ट करने वाला व्यक्ति या तो खुद वो इंटरव्यू लेने के लिए जाएगा या फिर कुछ व्यक्तियों को नियुक्त कर लेगा इंटरव्यू लेने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है वो व्यक्ति टेलीफोन पे ही उस व्यक्ति से बात कर लेगा जिस व्यक्ति का सर्वे करना है। जिस व्यक्ति का सर्वे करना है उसको हम इन्फॉर्मेंट बोलते हैं या फिर रेस्पोंडेंट बोलते हैं, और जो व्यक्ति सर्वे कर रहा है उसको हम इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं या फिर इंटरव्यूअर बोलते हैं। तो ये वर्ड्स आपको याद रखना है ताकि ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन विच आर डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, सेकेंड मेलिंग क्वेश्चनेयर मेथड एंड थर्ड टेलीफोनिक इंटरव्यूज। नाउ वी विल डिस्कस about the advantages and the disadvantages of the various methods of data collection, in which first mode of data collection is a direct personal interview, and now we will discuss the advantages of the direct personal interview method. First, it is having high response rate। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में हाई रेस्पॉन्स मिलता है क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो रेस्पोंडेंट के पास जा कर के खुद मिलता है और खुद उसका पर्सनली इंटरव्यू लेता है। तो जो भी क्वेश्चन ये इंटरव्यूअर उससे पूछेगा उसका रेस्पॉन्स वो व्यक्ति आसानी से करेगा और इसलिए इस मेथड में रेस्पॉन्स रेट सबसे हाई होती है। दूसरा पॉइंट है अलाउज ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस मेथड में सभी प्रकार के क्वेश्चन अलाउ किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर इंटरव्यूअर ने कुछ क्वेश्चन पूछा और रेस्पोंडेंट को वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर वापस उसको क्लेरिफाई कर सकता है और उसके बदले में जो इंटरव्यूअर होगा वो एक नया क्वेश्चन पूछेगा, मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछेगा, जिसकी वजह से अगले व्यक्ति को वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा
और फिर बाद में वो अपना सही रेस्पॉन्स उस समय दे सकता है। थर्ड पॉइंट, अलाउज क्लियरिंग डाउट्स रिगार्डिंग क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई डाउट है, अगर व्यक्ति को समझ में नहीं आता है तो फिर वो उसका डाउट क्लियर कर सकता है कि वास्तव में इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, वास्तव में आप हमसे क्या पूछना चाहते हो और वास्तव में आप किस प्रकार की इंफॉर्मेशन गेन करना चाह रहे हो। ये सब बातें वो इन्वेस्टिगेटर को बता देगा और उस इन्वेस्टिगेटर उसके जितने भी डाउट्स है उसको क्लियर कर लेगा। फोर्थ पॉइंट, बेटर फॉर यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता है, उसका आंसर देने वाले के व्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आंसर देने वाला का व्यू किस प्रकार का है उसके आधार पर वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। मान लो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप अगर प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो ओपन एंडेड होगा, हर व्यक्ति का अलग जवाब होगा और हर व्यक्ति अपने व्यू के हिसाब से उसको कितना भी बड़ा या छोटा आंसर उसको दे सकता है, तो इस वजह से वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड अच्छा मेथड होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड। इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हर सेल्फ गो टू द रेस्पोंडेंट। जिस व्यक्ति का सर्वे करना है और सर्वे की जो पॉपुलेशन है उन लोगों के पास में खुद पर्सनली जाता है और उनसे क्वेश्चन पूछता है। एक व्यक्ति का सर्वे कंप्लीट हुआ, फिर दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, फिर तीसरे व्यक्ति के पास जाता है और अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो तो फिर उसको हर व्यक्ति के पास जाने में बहुत खर्च लगेगा, तो ये बहुत खर्चीला मेथड होता है। दूसरा, इन्फॉर्मेंट्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। अगर मान लो ये सर्वे करने वाला इन्वेस्टिगेटर है और इन्फॉर्मेंट जो जवाब देने वाला है, तो सर्वे करने वाला व्यक्ति जवाब देने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है और वो अपने व्यू उसके ऊपर थोप सकता है कि क्वेश्चन पूछते वक्त इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा ताकि अगला व्यक्ति प्रभावित हो जाए और जैसा मन चाहा आंसर वो दे सके। मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सर्वे हो रहा है और उस पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में आंसर लेने के लिए वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ही पसंद करते हैं ना, तो वो अगला व्यक्ति जानबूझ अगर पसंद नहीं भी करता होगा तो बोलेगा हाँ हम उसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं। तो इस टाइप से इन्फॉर्मेंट को प्रभावित किया जा सकता है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। टेक्स मोर टाइम, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हर व्यक्ति के पास जाकर सर्वे करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट, मेलिंग क्वेश्चनर मेथड, एंड हियर वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ मेलिंग क्वेश्चनर मेथड। फर्स्ट, इट इज़ लिस्ट एक्सपेंसिव। इसमें खर्चा कम आता है क्योंकि इसको क्वेश्चनर को इसमें मेल किया जाता है बाई पोस्ट। क्वेश्चनर को उस व्यक्ति के पास भेज दिया जाएगा जिस व्यक्ति का सर्वे करना है और क्वेश्चनर में आंसर लिखने के लिए जगह होगी। उस क्वेश्चनर को कंप्लीटली भर करके वापस इन्वेस्टिगेटर के पास में भेज दिया जाएगा बाई पोस्ट। तो 5 रुपये का खर्च इन्वेस्टिगेटर का आएगा जब वो पोस्ट करेगा और 5 रुपये का खर्च सर्वे जिसका किया जा रहा है उस व्यक्ति का आएगा। तो इस टाइप से इसमें बहुत ही कम खर्च लगेगा। ओनली मेथड टू रीच रिमोट एरियाज। रिमोट एरिया में अगर आपको सर्वे करना है तो सिर्फ मेलिंग क्वेश्चनर मेथड ही सूटेबल होगा क्योंकि मेलिंग क्वेश्चनर मेथड में हम बाई पोस्ट लेटर भेज सकते हैं और आजकल के ज़माने में हम ईमेल भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम क्वेश्चनर को भेज सकते हैं। तो इसमें खर्च बहुत कम आता है और रिमोट एरिया में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे एरिया जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी ठीक से नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता, तो ये मेथड अच्छा मेथड होगा। उस जगह के लिए भी ये अच्छा मेथड होगा। रिमोट एरिया में हो सकता है किसी व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं हो या फिर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो, तो ये मेथड उस समय अच्छा साबित होगा। थर्ड पॉइंट, इन्फॉर्मेंट्स कैनॉट बी इन्फ्लुएंस्ड। जिस व्यक्ति का सर्वे किया जा रहा है उस व्यक्ति को हम प्रभावित इस मेथड में नहीं कर सकते। बेस्ट फॉर सेंसिटिव क्वेश्चन। अगर सेंसिटिव क्वेश्चन है, अगर उसकी लाइफ से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन है
जो व्यक्ति अपना जवाब देते वक्त हिचकिचाता हो, पर्सनल डायरेक्ट इंटरव्यू में वो अपने सभी प्रश्नों का जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा हो, लेकिन अगर आप उसको क्वेश्चनर को मेल करना है, क्वेश्चनर को राइटिंग में फिलअप करना है, तो फिर वो अपने प्रश्नों का जवाब वो लिखित रूप में दे देगा। लेकिन ओरली उसको उस क्वेश्चन का जवाब देने में परेशानी हो सकती है, तो सेंसिटिव क्वेश्चन के लिए ये मेथड सबसे सूटेबल होता है। जैसे कि विद्यालयों में एडोलसेंस एजुकेशन से संबंधित एक कंप्लेंट बॉक्स रखा जाता है, जिसमें एडोलसेंट स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम लिखित रूप से उस कंप्लेंट बॉक्स में डाल देते हैं। लेकिन अगर वही क्वेश्चन और वही अपनी क्वेरी अगर किसी टीचर से पूछना है, तो वो उसमें सेंसिटिव क्वेश्चन होने की वजह से हिचकिचाने लगता है। तो सेंसिटिव क्वेश्चन के मामले में मेलिंग क्वेश्चनर मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है। Now we will discuss the disadvantages of mailing questionnaire method. So first, long response time. इसमें रेस्पॉन्स का जो टाइम है बहुत बड़ा होगा, क्योंकि एक बार मेल क्वेश्चनर को बाई पोस्ट भेजा जाएगा, फिर उसमें टाइम लगेगा, फिर जब जिस व्यक्ति का सर्वे करना है, मतलब इन्फॉर्मेंट है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसको भी अगर टाइम नहीं मिलेगा या फिर वो क्वेश्चनर को सीरियसली नहीं लेगा, तो फिर वो भी ज़्यादा टाइम उसमें ले सकता है। फिर वापस वो पोस्ट करेगा, तो पोस्ट करने के बाद में इंटरव्यूअर के पास में, इन्वेस्टिगेटर के पास में जब वो क्वेश्चनर पहुंचेगी तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो इस टाइप से ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें लंबा टाइम लगेगा, ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। सेकेंड पॉइंट, कैनॉट बी यूज्ड बाय इलिटरेट पर्सन। इलिटरेट पर्सन क्वेश्चनर को फिलअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलिटरेट होने की वजह से वो किसी भी क्वेश्चन को पढ़ नहीं सकते और फिर उसका जवाब नहीं लिख सकते। और अगर वो किसी दूसरे के ऊपर इसके लिए डिपेंड रहता है तो हमें डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, हो सकता है हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिले। तो इलिटरेट पर्सन के लिए ये मेथड सुटेबल नहीं होगा। डाउट्स रिगार्डिंग क्वेश्चंस कैनॉट बी क्लियर्ड। क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स अगर है तो हम उसका समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली व्यक्ति उस सर्वे करने वाले व्यक्ति से नहीं मिला है, डायरेक्ट कांटेक्ट दोनों के बीच में नहीं हो रहा है, टेलीफोन के माध्यम से भी नहीं हो रहा है और पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से भी नहीं हो रहा है, तो डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्शन कैनॉट बी वॉच्ड। अगर जो रेस्पोंडेंट है वो अपना रेस्पॉन्स देखते वक्त किस टाइप की रिएक्शन दे रहा है, वो उस रिएक्शन को हम नहीं देख पाते। रिएक्शन देखने से मतलब यह है कि अगर हमने किसी को क्वेश्चन पूछा कि आपकी इनकम कितनी है और अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसकी रिएक्शन से हमें पता चल जाता है जब हम पर्सनल इंटरव्यू ले रहे होते हैं। लेकिन मेलिंग क्वेश्चनर मेथड में हम उसके रिएक्शन को नहीं देख सकते, इसलिए ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड, एंड नाउ वी विल डिस्कस the advantages of the telephonic interview method. It is the relatively low cost. In telephonic interview method, it is a cheaper method because इसमें व्यक्ति को न तो घर घर जाके सर्वे करना है और न ही पोस्टल चार्जेज उसमें लगेंगे, तो टेलीफोन के माध्यम से बात कर लेगा तो उसमें कम खर्चे में ये काम पूरा हो जाएगा। रिलेटिवली हाई रेस्पॉन्स रेट, टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड में भी हाई रेस्पॉन्स रेट हो सकती है, हालांकि डायरेक्ट पर्सनल मेथड जितनी हाई रेस्पॉन्स रेट नहीं होगी, सबसे हाई रेस्पॉन्स रेट डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड में होगी, लेकिन टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड में भी हम हाई रेस्पॉन्स रेट गेन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी लोगों के पास में मोबाइल की अवेलेबिलिटी होती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स मोबाइल के माध्यम से भी गेन कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज इज दैट लेस इन्फ्लुएंस ऑन इन्फॉर्मेंट्स। टेलीफोनिक मेथड में डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड की तुलना में हम इन्फॉर्मेंट के ऊपर कम प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि हम टेलीफोन पे इतना ज़्यादा किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज। द डिसएडवांटेज आर लिमिटेड यूज। मोबाइल फ़ोन बहुत ही कम लोगों के पास होता है, कभी कभार रिमोट एरिया और रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, टेलीफोन नहीं है, तो उसका लिमिटेड यूज़ होगा। रिएक्शन कैनॉट बी वॉच्ड। अगर जो रेस्पॉन्ड देने वाला व्यक्ति है उसकी रिएक्शन को हम इस मेथड में भी नहीं देख पाते।
रेस्पोंडेंट्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, कुछ मामलों में हम रेस्पोंडेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पर्टिकुलर आंसर के लिए हम उसको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकते जितना कि डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड में होता है। So we have discussed about the various modes of data collection and the merits and demerits. So let's know how much have you learnt. Question first, which mode of collection of data covers widest area? कौन से मेथड में ज़्यादा एरिया कवर किया जा सकता है? फर्स्ट, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड मेलिंग क्वेश्चनेयर, थर्ड टेलीफोनिक इंटरव्यू एंड डी नन ऑफ दीज। तो अगर डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड ले रहे हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बहुत लंबे एरिया में आपको सर्वे करना है, तो ये मेथड सूटेबल नहीं हो पाएगा। मेलिंग क्वेश्चनर मेथड, ये मेथड सूटेबल हो पाएगा क्योंकि आपको बाई पोस्ट लेटर भेजना है, तो बड़ा भी एरिया हो तो सब जगह आप बाई पोस्ट लेटर भेज सकते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू भी बहुत बड़े एरिया में सक्सेस नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको हर व्यक्ति से टेलीफोन पे बात करके उसका इंटरव्यू लेना है और उसका रेस्पॉन्स को नोट करना है, तो ये बड़े एरिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इसका सही आंसर होगा मेलिंग क्वेश्चनेयर मेथड। नेक्स्ट, विच मोड ऑफ डेटा कलेक्शन इज हैविंग हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेट? आपको बताना है हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेट कौन से डेटा कलेक्शन मोड में होगी। फर्स्ट, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, सेकेंड मेलिंग क्वेश्चनेयर मेथड, सी टेलीफोनिक इंटरव्यू और डी नन ऑफ दीज। तो हमने देखा हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेट डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड में होगी क्योंकि पर्सनली सर्वे करने वाला व्यक्ति जिस व्यक्ति का सर्वे किया जाना है उससे मिलेगा, तो उसका रेस्पॉन्स अच्छा होगा और हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेट होगी। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड? तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड की मेरिट्स और डीमेरिट्स अभी हमने डिस्कस की है, तो आप उनको नोट करना है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेलिंग क्वेश्चनेयर मेथड? ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन दिस क्लास, सो यू कैन नोट डाउन इट। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस आर गिवन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड? So merits and demerits of the telephonic interview method are given here. Advantages are the merits and disadvantages are the demerits. तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आपको वीडियो को दोबारा देखना है और आपको नोटबुक में सब इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट भी कर लेना है ताकि आपकी स्टडीज़ अच्छी तरह से चल सके। Thank you for watching this video. I hope that you will be benefited from this video and I want to suggest you that you should watch my video regularly. You are to subscribe my channel so that you can get the information of my new video regularly. So thank you once again.